हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूं। यहाँ पे हम आपको क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। मेजरली हमारा जो फोकस रहता है वो इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए होता है। और वो भी आप सब जो एस्पायरेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनकी डिमांड पे आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में इसकी वीडियो प्रोवाइड की जाए ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। पैटर्न सिलेबस के साथ साथ जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से डिटेल में समझते हुए कवर कर सकें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हो वो सही हो सके और आपकी तैयारी को बूस्ट मिल सके। तो हम मेजरली इंग्लिश पेडागोजी पे ही ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं कुछ टाइम से। ये जो कंटिन्यू सीरीज़ मेरी आ रही है और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जनवरी 21, 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें हमने पोएट्री और पैसेजेस देख लिया है। पेपर 1, पेपर 2, ये इसकी जो सीरीज़ जो अभी चल रही है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पूरी जो आपको सीरीज़ है ना, वो वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल और हेल्पफुल कंटेंट है आपके लिए। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र का जो पेपर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 है ये, ठीक है, जो कि 21 जनवरी, ठीक है, 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है पेपर 1, ठीक। और ये लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। लैंग्वेज 1 के सारे हमने पैसेज, पोइट्री और पेडागोजी क्वेश्चन कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और ये आज हम करेंगे लैंग्वेज 2 पेपर 1, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम आज पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो पैराग्राफ है हम वो बाद में सॉल्व करेंगे। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पर ये पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ जो है पैसेज है हमने काफ़ी कर लिया है, अभी पेडागोजिकल क्वेश्चन देखने के बाद हम इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट हो रहा है 136 से, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है 135 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्योंकि ये पेपर 2 है तो दोनों ही पैसेज है। पहला आप देखेंगे ये भी पैसेज है आपका 121 से 125, और उसके बाद दूसरा भी आपका 129 से 135 तक भी आपका पैसेज ही है। क्योंकि पेपर 2 में जो भी बच्चे पेपर 2 इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं उनको सिर्फ पैसेज आता है, पोइट्री की तैयारी नहीं करनी होती है। लेकिन अगर लैंग्वेज 1 आपने लिया है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपको एक पैसेज और एक पोइट्री आएगी, तो आपको पोइट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 136 से आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम आपको सीटेट की तैयारी करवाते हैं और जो क्वालिटी जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं यानी कि, है ना, 136 से वो हम देखेंगे। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, असेसमेंट टूल एंड प्रोसेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट। जो असेसमेंट टूल होता है, मापन का जो टूल होता है ना, उपकरण होते हैं, और उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है फाउंडेशन स्टेज में यानी कि प्राइमरी स्टेज में, ठीक है। प्राइमरी स्टेज आपको पता है 1 से क्लास 5 तक प्राइमरी होता है बच्चों का, है ना। तो इस प्राइमरी स्टेज में बच्चे के लिए जो असेसमेंट टूल और जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर, एक्सप्लिसिट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन बिकम एप्रोप्रिएट फॉर लर्नर। तो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन जो है वो बहुत उपयुक्त होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन फोकस तो हमारा होना ही नहीं चाहिए, है ना, उनका असेसमेंट पे। मतलब अगर एग्ज़ाम में बच्चे ने अच्छा किया तो ठीक है, उसे आता है, और जो नहीं किया तो फिर उसको आप ग्रेडिंग करके वीक बता देंगे, ऐसा नहीं है। ग्रेडिंग सिस्टम ही मतलब हट चुका है। साल भर की जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सिर्फ एक्सप्लिसिट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ताकि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि लर्नर को आप टेस्ट कर सके, असेसमेंट कर सके। तो ये गलत है। सेकेंड नंबर पर, दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, ये बात एकदम सही है।
नेचुरली वो सीख सके, करके देख के, है ना, खुद से करके, जो एंगेजमेंट है अपने सभी सेंसेस इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए खुद से जब बच्चे करके सीखते हैं अपने ओन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, वो सबसे बेस्ट होता है ना, नेचुरल वे पे। तो ये बात सही है। स्टिल सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। लर्नर्स प्रोग्रेस इज डिस्क्राइब एंड एनालाइज विद दैट ऑफ ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे उसकी जो प्रोग्रेस है ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनालाइज किया जाना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन इससे आप बच्चे को बहुत ज़्यादा नेचुरल वे पे खुद करके, जो अनुभव करके जो सीखते हैं अपने आप, ये आप नहीं करा सकते। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फाउंडेशन स्टेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे खुद स्वयं से अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सीखेंगे, अपने अनुभव से सीखेंगे, जोड़ तोड़ करके, जैसा भी करके, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ी क्लासेस के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज बोल रहे हैं, मतलब प्राइमरी स्टेज बोल रहा है, तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, है ना। इसके बाद बोल रहा है अ टीचर में यूज़ कॉमन सिंगल मेथड। कॉमन सिंगल मेथड यहीं पे नेगेटिव हो गया। एक सिंगल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कॉमन हो, ताकि इससे अचीवमेंट को एसेस किया जा सके लर्नर का। तो ये गलत है, ठीक है। इसके आधार पे आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं बच्चे का, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत है। आपका बेस्ट आंसर है दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चा जब सीख रहा है ना, उसका जो सीखने का जो अनुभव है ना, तो ऐसे टूल या ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में कि वो उसका मतलब नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सीखे बच्चे को। मतलब बहुत ज़्यादा रोट पद्धति, मेमोराइजिंग, ये सब पे नहीं, मतलब एकदम लाइफ जो एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे नेचुरल वे पे बच्चे का सिखाना हो। इस तरह का असेसमेंट टूल या प्रोसेस का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि नेचुरल वे पे वो उनका ग्रोथ हो सके उनके अपने अनुभव से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज। बच्चों का जो कॉग्निटिव यानी संज्ञान का जो विकास होता है, और भाषा और संज्ञान दोनों का, यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा है और भाषा, तो मतलब भाषा और संज्ञान का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो ये तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस जो है, इमिटेशन का प्रोसेस है, ये सब स्किनर का थ्योरी था, जो कि अब बिल्कुल भी इसे नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल नहीं बोला जाता है इसके बारे में। अभी हम बच्चों को सिखाते हैं कंस्ट्रक्टिव वे पे, है ना। ये गलत हो जाएगा। इज दैट इंडिविजुअल इज बॉर्न विद टूल टू मास्टर द लैंग्वेज। तो एक मतलब बच्चे इंडिविजुअल जो है टूल के साथ, मतलब हर बच्चा इंडिविजुअली एक ऐसे टूल के साथ बॉर्न होता है जिसमें मास्टरी हो जाती है लैंग्वेज की। नहीं, ये मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए एलईडी की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो एक ब्रेन में इनविजिबल मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसके मतलब बेसिक ग्रामर, जिससे बच्चों को खुद से डेवलप कर पाते हैं, बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है ताकि वो हर न्यू लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। यहाँ पे बोल रहा है एक टूल है, तो ये गलत है, ठीक है। यही है कि कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इस तरह का ये क्वेश्चन में पैटर्न ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एलईडी को ध्यान में रखते हुए, जो चॉम्स्की के द्वारा बोली गई बात है उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर सोचेंगे तो आप हो सकता है इसको सही कर दें। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ठीक है। अभी आपने समझ लिया कि क्यों गलत है। थर्ड नंबर बोल रहा है डेवलपमेंट बियर नो रिलेशनशिप। अब कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ना, संज्ञान और भाषा का, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई परस्पर संबंध नहीं होता। तो ये तो एकदम गलत बात है। हमारे वाइगोत्स्की जी, चाहे जिन प्याजे जी, ये सब हैं, ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है साथ साथ चलता है ना। बच्चों का संज्ञान और भाषा एक साथ मतलब चलते रहता है, क्योंकि जैसे बच्चे का जो संज्ञान का विकास होता है वो भाषा को भी सीखते जाते हैं। भाषा जब सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका मतलब ये पता चलता है कि संज्ञान जो है उनका कॉग्निटिव लेवल है वो काफ़ी अच्छा है ना, उसमें डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में कोई परस्पर रिलेशनशिप नहीं है, संबंध नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर बोल रहा है इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव। देखिए, भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं।
भाषा के साथ साथ उनके संज्ञान का भी उसी तरह से साथ में विकास होता है, जैसे कि हमारे वाइगॉत्स्की जी कहते हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने इसीलिए दी है कि जो भी सामाजिक संस्कृति में बच्चा रहता है उससे भाषा बहुत जल्दी सीखता है और उसी के साथ उसके संज्ञान का विकास होता है। या वहीं पियाजे जी कहते हैं कि संज्ञान का विकास पहले होता है, भाषा उसके बाद आ जाती है। बट बात वही है, दोनों के बात के कहने का मतलब है कि दोनों में संबंध तो है, परस्परता है, चाहे ये पहले आए चाहे वो पहले आए। ठीक है, ये आप दोनों की अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से है। बट यहाँ पे जो थर्ड में बोल रहा था कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय में भाषा बच्चा रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, उसको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाषा और संज्ञान का विकास के लिए। ठीक है, 4th नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज यानी कि आपकी टारगेट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, आपकी जो वर्नेक्युलर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है ना, क्षेत्रीय जो भाषा होती है, उसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, जो आपको सिखाया जाना है। तो कैसे लर्न किया जा सकता है सेकेंड लैंग्वेज को? तो देखिए, सेकेंड लैंग्वेज अगर आप मान लीजिए इंग्लिश है टारगेट लैंग्वेज, ये अगर आपको सिखाना है तो कैसे सीखेंगे? बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विथ नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी। बच्चा जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर सेकेंड लैंग्वेज बोलने वाले जो बच्चे हैं उसके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो वो बहुत आसानी से सीख जाएगा। सही बात है, अगर कोई बच्चा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके घर का वातावरण ऐसा है कि इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है, फ्लुएंट है, उस बच्चे के कांटेक्ट में अगर एक ऐसा हिंदी भाषी बच्चा है वो आ रहा है, तो सुन के वो ज़रूर ही उस लैंग्वेज को जल्दी से सीख जाएगा, लर्न कर लेगा, सीख लेगा, अधिगम उसका हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैंने इतना नहीं किया कि डिटेल हो जाएगा। अब बोल रहा है फर्स्ट में बीइंग इन क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन द ग्रामर। तो सिर्फ ग्रामर से आपकी भाषा पे कोई कमांड नहीं आता है। ठीक है, बाय रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग द डायलॉग। तो सिर्फ डायलॉग तो आप सीख जाएंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक रहेगा, निश्चित जो डायलॉग होंगे, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायलॉग होंगे, वही आपको आएगा। आपको इतनी नॉलेज नहीं रहेगी कि अगर सिचुएशनल या कम्युनिकेटिव बात की जाए, है ना, लैंग्वेज की, तो उस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपने उसको मेमोराइज कर लिया, क्रैम कर लिया, तो आपको उतना ही आता है जितना आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो ये भी इतना फेवरेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पर बाय ज्वाइनिंग स्पीकिंग कोर्स फॉर द टारगेट लैंग्वेज। तो स्पीकिंग कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतना कोई बेनिफिट नहीं होता है ना। सिर्फ स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेने से नहीं सीख जाते हैं, आपको साथ के साथ कॉन्स्टेंटली बोलना भी पड़ता है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, है ना, सेकेंड लैंग्वेज में, उतना ज़्यादा आपके मतलब टारगेट लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी आएगी। तो बेस्ट इसका आंसर है कि कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहें। कॉन्टैक्ट में रहने से इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी। जो नेटिव स्पीकर है, नेटिव स्पीकर बोलने का मतलब है जो सेकेंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है अपनी सोसाइटी में, तो उसके कांटेक्ट में रहने से सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए, बच्चे को आप एक एग्जांपल दें, अगर आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टीचर अगर इंग्लिश में बात करती है, या फिर आजकल ये ज़्यादा चलन है 90% की इंग्लिश में ही स्पीकिंग करना है, तो बच्चे अपने आप अच्छे से सीख जाते हैं। बट यही फैसिलिटीज़ हमारे टाइम नहीं थी, है ना। टीचर भी इंग्लिश में नहीं बात करते थे, आपस में हमारे सहपाठी भी बात नहीं करते थे, तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं है अगर आज के दौर पे आज के जो बच्चे सीख रहे हैं उससे कंपेयर किया जाए, है ना। तो इसीलिए कांटेक्ट जो है, कांस्टेंट या इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेटिव स्पीकर का, ताकि वो आसानी से सीख सके। अब 139 बोल रहा है, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिन्स एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, आई पार्शियली एग्री, आई पार्शियली डिसएग्री। भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस। इंटेंसिव यानी गहन, है ना, एक प्रोसेस होता है, सीखते चले आते हैं, दैट बिगिन्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन का अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में ही आप पढ़ते हैं, जब लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है, भाषा अधिगम की, कि ये बर्थ से लेके पूरे लाइफ तक, थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप जीते हैं, है ना, सीखते चले आते हैं, है ना, जीवन पर्यंत है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बोलना सीखता है ना, मम्मा, बेबलिंग करना, पहले कूइंग करना सीखता है सुन के, फिर बेबलिंग करना सीखता है, फिर कुछ कुछ वर्ड को पकड़ता है, उसके बाद थोड़े से फ्रेजेस बोलना सीखता है, एक एक वर्ड, 2 वर्ड,
उसके बाद सेंटेंस सीखता है। तो वो क्या कर रहा है, बड़ा होते जा रहा है, सीखते जा रहा है, करते करते ऐसे आप अपने बुढ़ापे, क्या अपने मतलब पूरे जीवन पर्यंत तक आप भाषा को सीखते हैं। और ये एक इंटेंसिव प्रोसेस कहने का मतलब है कि जो कि आपका सीखने का जो प्रक्रिया है वो सतत चलते जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या है, एग्री हैं, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अलॉन्ग विथ प्रिंट बुक्स एंड स्टूडियो बुक, the books that engage the tactile ability of young children should be part of the classroom because, देखिए प्रिंट बुक या ऑडियो जो बुक है जो कि टैक्टाइल एबिलिटी जो होती है, टैक्टाइल यानी छूना, टच करना, किसी चीज़ को आप टच कर सकते हैं, उसको हम टैक्टाइल एबिलिटीज़ कहते हैं, टच करने की एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी पार्ट ऑफ क्लासरूम बिकॉज। तो देखिए जो छूने की जो एबिलिटी है, कोई भी जो बुक्स है या ऑडियो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी टूल बुक्स वगैरह होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या सीखने का जो TLM है वो होना चाहिए बच्चों को, जिसे वो टच करके सीख सकें। तो इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट नंबर पर इट ब्रिंग्स वैरायटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वैरायटी। ये बात तो ठीक है, वैरायटी है, पर ये इतना उपयुक्त नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टैक्टाइल यानी टच करने की जो एबिलिटी बच्चे अगर किसी TLM के द्वारा टच करते हुए सीख पा रहे हैं, तो सिर्फ ये वैरायटी नहीं दे रहा है, इसके अलावा भी और भी कुछ है, ठीक है। तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया, इसको हम सही नहीं मानेंगे इतना। नेक्स्ट देखते हैं, इट गिव्स ऑटोनॉमी टू टीचर टू यूज डिफरेंट बुक्स ऑफ फॉर असेसमेंट। ऑटोनॉमी यानी होता है फ्रीडम, ठीक है। टीचर को ये अधिकार देता है कि वो दूसरे डिफरेंट बुक्स के यूज़ कर सके असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे असेसमेंट के लिए सिर्फ नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए ना, बच्चे के असेसमेंट के लिए आप अगर कोई चीज़ करा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। असेसमेंट ही आपका मेन मुद्दा नहीं होता, मेन एम नहीं होता है ना। आपको ये चाहिए कि बच्चा कितना सीख रहा है और क्या सीख रहा है, क्या रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए सीख रहा है। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। इट मेक बुक मोर एसेसिबल टू डाइवर्स लर्नर, ये बात बहुत सही है। ये बुक्स को ज़्यादा एसेसिबल यानी कि रिच पहुंचाता है ना, मतलब पहुंच तक, बच्चों की पहुंच तक करता है उन बच्चों के लिए जो डाइवर्स लर्नर है। डाइवर्स लर्नर का मतलब है, देखिए जो श्रवण बाधित है ना, या फिर जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, है ना, डिसेबिलिटी के साथ हैं, वो जो डाइवर्स लर्नर हैं उन लोगों के लिए ये एक्सेसिबल है, मतलब उन तक ये पहुंच जाता है, तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। तो ये एकदम बेस्ट सटीक आंसर है कि इट मेक्स बुक्स मोर एसेसिबल टू डाइवर्स लर्नर, है ना। छू के उसे समझ सके, सीख सके, ऐसी कोई बुक्स हो, ऑडियो बुक्स के अलावा, प्रिंट बुक के अलावा ऐसी कोई बुक हो जो टैक्टाइल हो, जिसे टच करके सीख सकें, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना, जो देख नहीं सकते हैं, है ना। तो यही बात बोली जा रही है कि डाइवर्स लर्नर का मतलब है, डाइवर्स लर्नर में डाइवर्सिटी इसीलिए है ना, कोई बच्चा सुन नहीं पाता, कोई बच्चा देख नहीं पाता, किसी बच्चे की जो दृष्टि है वो मतलब बाधित है, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, कोई थोड़ा स्लो है, किसी को अटेंशन में फोकस करने की कमी है। इस तरह से बहुत सारे डाइवर्स लर्नर हैं, उनके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। फोर्थ बोला, दिस बुक विल नॉट ओवरली बर्डन अ टीचर, टीचर के लिए बर्डन नहीं होगा। तो टीचर का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, जो भी किया जा रहा है बच्चों को चाइल्ड सेंटर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा कि ये एक्सेसिबल करता है ज़्यादा डाइवर्स लर्नर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ टीचर आस्क्ड student of class 5 to read the story quickly and then put the 4 picture in order. The purpose of this activity is to, एक शिक्षक या शिक्षिका है क्लास 5 की, उन्होंने बच्चों को स्टोरी रीड करने के लिए कहा, एकदम क्विकली रीड कीजिए और 4 पिक्चर को ऑर्डर में लगाइए। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? तो ये तो जिस्ट लेने बोल रहे, क्विक रीडिंग जो होती है वो जिस्ट लेने के लिए, है ना। गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर जिस्ट, है ना। अरेंज द पिक्चर कार्ड, सिर्फ पिक्चर कार्ड को अगर अरेंज करना होता तो फिर स्टोरी जो है उसको रीड करने की बात नहीं की जाती। गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो ये स्कैनिंग होता है ना, तो इसमें जिस्ट नहीं लिया जाता है। रिवाइज अ न्यू एंड डिफिकल्ट वोकेबलरी ऑफ द स्टोरी, तो ये भी बात नहीं है। आपका
जो बच्चों को प्रैक्टिस दिया जा रहा है जिस्ट लेने के लिए, ठीक है। और जिस्ट किस में लिया जाता है आपको पता है, जो टाइप्स ऑफ रीडिंग है, सब रीडिंग है, स्किल जो होती है ना, स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग या इंटेंसिव रीडिंग, ये सब में आता है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम एंड टास्क लर्नर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विथ कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर इट इज कॉल्ड। अब देखिए ये जो रीडिंग हैबिट है ना, दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम, इसका कुछ एम होता है या टास्क होता है, उद्देश्य होता है कि लर्नर को उसमें कुछ ढूंढना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। लर्नर आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर। देखिए कंसंट्रेशन और ड्यू केयर के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान और गहन से जब पढ़ा जाता है, जिसमें कोई एम या उद्देश्य होता है, मतलब कि उसमें आपको पढ़कर उसके क्वेश्चन या आंसर को समझ के प्रश्नों के उत्तर देना है, या कुछ पूछा जा रहा है किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव उसे बताना है। इस तरह का जो एम होता है या टास्क होता है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा गहन शिक्षा करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। प्लेजर रीडिंग जो होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग, प्लेजर रीडिंग एक ही होता है। गाइडेड रीडिंग, टीचर के द्वारा गाइड किया जाता है, टीचर उनको स्कैफोल्ड करती हैं, पाड़ या मचान देती हैं, बताती हैं कैसे करना है। यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग की बात की जा रही है। अब देखिए डायरेक्ट इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं दिया है, थोड़ा सा आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न को, देखिए पूछा वही है टॉपिक। अगर आपको पता है इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, तो ये जो इतना सेंटेंस लिखा है जिसमें काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, या जो बच्चे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हों उन्हें ना हो, तो इस तरह से पैटर्न को चेंज किया गया है ताकि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाएं और यहीं पे मिस्टेक हो। क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे वही सेम, सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं आया है, टॉपिक में तो कोई चेंज नहीं आया है। तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एग्जाम को इस तरह का स्ट्रेटजी लिया है। देखिए अब यहीं पे बोल रहा है कि इसमें कोई एम होता है, कोई टास्क होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होके बच्चे जो हैं उसे पढ़ते हैं डिटेल में, वो क्या होता है, तो ये आपका इंटेंसिव रीडिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस। अब बच्चे सीख रहे हैं लैंग्वेज के पैटर्न को, उसको याद भी कर रहे हैं, और कैसे याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस के मॉडल को, ठीक है। जो इन्हें सेंटेंस दिया जा रहा है उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। दैट द टीचर प्रोवाइड, जो टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। दे मेमोराइज, उसको मेमोराइज भी कर रहे हैं। सेट फ्रेज, यानी कि जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो फ्रेजेस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, या जो कुछ भी उनको दिया जा रहा है उसको वो मेमोराइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिपीट कर करके, बार बार बोल के, ठीक है। एंड रिसीव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर टीचर, और टीचर उनको देख रही है, सुन रही है और करेक्ट कर रही है। सही है तो सही बोल रही है, अगर जहाँ पे गलत हो रहा है, गलत बोल रहे हैं, तो उसको टीचर फीडबैक दे रही है ना, रीइंफोर्स कर रही हैं। व्हेन दे परफॉर्म द ड्रिल करेक्टली, है ना, जब वो कर रहे हैं, ये ड्रिलिंग मतलब हो रही है, ओरल ड्रिलिंग, है ना। तो ये क्या है, द टीचर, इसे क्या कहेंगे, द टीचर इज यूजिंग द ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्योंकि आपको पता है ऑडियो लिंगुअल मेथड ही एक ऐसा मेथड है जहाँ पे लैंग्वेज में, जब लैंग्वेज के पैटर्न को सीखने के लिए बच्चे रिपीट करते हैं मॉडल सेंटेंस को, ठीक है, और मेमोराइज करते हैं, टीचर के द्वारा बाकायदा उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, करेक्ट किया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड में ही होती है। तो हमारा ये फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 144, लर्नर आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग, विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इनटू हिज लैंग्वेज क्लास। देखिए एक लैंग्वेज जो क्लास है वहाँ पर टीचर क्या करवा रही है, ग्रामर रूल्स को मेमोराइज करवा रही है, रटवा रही हैं, याद करवा रही हैं, जो शब्दकोश है, वोकैबलरीज हैं, उसे वो रटवा रही हैं, और बहुत सारे वर्क उसके अंतर्गत, जो भी ग्रामर जो है काम किया जा रहा है उसके अंतर्गत टीचर उसे याद करवा रही हैं, रटवा रही हैं उनके मदर टंग में। तो ये कौन सा मेथड है, तो आप सभी को पता है ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है वहाँ पे क्या किया जाता है, जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, या सेंटेंस होते हैं, वोकैबलरी होता है, उसको क्या करवाते हैं, समझाने के लिए ग्रामर जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि मदर टंग में बच्चों को समझने में आसानी हो और इस तरह से वो ग्रामर के रूल्स वगैरह
या शब्द हैं या न्यू वर्ड्स हैं उसे वो सीख सके। तो जीटी मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, इसीलिए उन्हें इसे क्लासिकल मेथड कहा जाता है या ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी मदर टंग में सीखते हुए इसके रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को सीखते हैं ताकि उन्हें आसानी हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 145। इफ चिल्ड्रन हियर यानी सुन रहे हैं, 2 लैंग्वेज स्पोकन अराउंड देम, दिस एक्सपोजर विल। अगर बच्चे 2 भाषा अपने आसपास सीख रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इससे उनको एडवांटेज ही होगा, है ना। 2 बाइलिंगुअल हो जाएंगे बच्चे, 2 से अधिक होगा तो मल्टीलिंगुअल हो जाएंगे, और ये एक स्किल ही उनकी डेवलप होगी, इससे कोई हानि नहीं है। यहाँ पे बोल रहे डिसएडवांटेज, ये तो होगा नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे कैसे दो अगर भाषा बच्चे को आ रहा है तो मतलब बच्चे का जो कॉग्निशन है यानी संज्ञान है उसका भी तो विकास हो रहा है, सीख रहा है ना बच्चा। कन्फ्यूज द चिल्ड्रन हाइंडरिंग द अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चे को कन्फ्यूज कर देगा और हाइंडर करेगा या रोकथाम करेगा उसकी समझ में, तो ये भी गलत बात है। उसके लिए ये एक एडवांटेज है, पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, मतलब आपका सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बिग challenge in learning to read is finding motivation and good children's literature to overcome this challenge। देखिए, अच्छा रीडिंग सिखाने के लिए ना प्रेरणा की कमी होती है और बच्चों का अच्छा लिटरेचर यानी साहित्य उसकी भी कमी होती है। तो इस चैलेंज को ओवरकम यानी कि इस चैलेंज से उबरने के लिए, इस चैलेंज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज होमवर्क। देखिए, होमवर्क में बच्चों को आप बोल देंगे तो कोई गारंटी नहीं कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। एनकरेज पेरेंट्स टू इस्टेब्लिश ए स्मॉल लाइब्रेरी। अच्छा, क्योंकि बच्चों को सिखाना है तो स्मॉल लाइब्रेरी बना दे। क्या सबके लिए ये संभव होगा, हर पेरेंट के लिए? तो ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने घर में हर कोई लाइब्रेरी नहीं सेट कर सकता, ठीक है। थर्ड नंबर बोल रहा है प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। अब देखिए, स्कूल में क्या करा सकते हैं, बच्चों का जो साहित्य होता है ना, स्कूल में तो क्योंकि लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में बच्चों के लिए जो अलग अलग साहित्य होते हैं, स्टोरी है, पोयम है, या फिर जैसे भी मतलब एडवेंचरस स्टोरीज वगैरह, मॉरल स्टोरी है, ये इस तरह के अलग अलग जो लिटरेचर के जॉनरा को अगर ऐड किया जाए बच्चों को लाइब्रेरी में और टीचर उन्हें मोटिवेट करे, इंटरेस्ट उनका डेवलप करने की कोशिश करे, अच्छे से पढ़ा के, इंटरेस्टिंग बातें सुना के, तो बच्चे क्या है मोटिवेट हो जाते हैं और सुनते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे टीचर को सुनना पसंद करते हैं। टीचर ही अगर प्रेरणादायक अगर बात कह कर या बच्चों में मोटिवेशन क्रिएट करे तो आराम से बच्चे रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो ये बेस्ट आंसर है आपका, प्रोवाइड इजली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। अब इसमें बोले स्कूल अथॉरिटी मस्ट टेक लर्नर टू बुक फेयर। अब स्कूल अथॉरिटी को बुक फेयर लेके जाना चाहिए ताकि इससे बच्चे बुक पढ़ें और मोटिवेशन हो। तो फेयर आप कितने बार लेके जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साल में एक आध बार ही मुश्किल से आप फेयर ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो साल में सिर्फ एक बार फेयर लेके जाएंगे तो बच्चा क्या उससे सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। बेस्ट है कि जो स्कूल जो है क्या करे, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों के अलग अलग जो लिटरेचर के जॉनराज हैं वो सब रखें और बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाए टीचर के द्वारा, ताकि बच्चे उसे पढ़ के मोटिवेट होके पढ़ें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 47। टू एक्सेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। देखिए, रीडिंग स्किल प्राइमरी स्टेज पे है ना, यानी कि 1 से जो 5 की स्टेज होती है, 5 क्लास तक बच्चों में रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, तो आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये तो प्री स्कूल में ये सीख जाते हैं बच्चे आइडेंटिफाई करना, मतलब जब बच्चे क्लास 1 आते हैं तो बहुत अच्छे से रीड करना भी सीख जाते हैं, ठीक है। भले फास्ट नहीं करते हैं, कुछ वोकैबलरीज उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें मिस्टेक होगा, लेकिन सीख जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटे में ही सीख जाते हैं प्री स्कूल में। यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये सब सीखना, तो ये कोई भी बेनिफिशियल यहाँ पर नहीं है रीडिंग स्किल के लिए। मतलब बेनिफिशियल है लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी लेवल पे मतलब कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी रीडिंग स्किल को डेवलप कर सके, ठीक है। रीडिंग एट प्रॉपर स्पीड,
तो स्पीड मतलब इंटोनेशन पे अभी क्यों स्ट्रेस करना है बच्चों को? बच्चों को तो रीडिंग सिखाना है, उसमें उनका जो फॉलिंग राइजिंग जो वॉइस टोन है, इंटोनेशन है, वो तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, महत्व ही नहीं रखता है। बच्चे अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्ट से पढ़ें, और जो पढ़ रहे हैं उसे समझ पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना कि आप उसका ग्रामर देख रहे हैं या उसकी स्पीड इंटोनेशन वगैरह देख रहे हैं, ये अलग लेवल है। ये बड़ी क्लासेस में ये सब आएगा, पंक्चुएशन वगैरह, तब तक वो ग्रामर बहुत अच्छे सीख जाते हैं। उनको इंटोनेशन वगैरह का, स्ट्रेस पे ज़्यादा कैसे ध्यान दिया जाता है, ये सब का नॉलेज हो जाता है। अभी प्राइमरी लेवल पे उनको ये सब की नॉलेज नहीं, उन्हें बस सीखना है समझते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे जो रीड कर रहे हैं वो समझते हुए, उनका बोध करते हुए सीखें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इससे उनकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच, एक अच्छा जो स्पीकिंग है ना, बोलने वाला वाचन जो एक्टिविटी कार्य है, वो कैसा होता है? जब बच्चे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। लर्नर टॉक मोर, जो लर्नर हैं, सीख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बात करेंगे, तभी अच्छे से सीख पाएंगे। टीचर जब एक्सप्लेन करेगी, बच्चा पैसिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लर्नर लिसन मोर, अब यही बात हो गई, जब टीचर एक्सप्लेन करेगी तो लर्नर लिसन कर रहा है, और वही सेम बात यहाँ पे फिर से बोल दिया। बच्चे अगर जब सिर्फ सुनेंगे ना तो निष्क्रिय हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। पार्टिसिपेशन बाय आउट स्पोकन स्टूडेंट इन द मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो आउट स्पोकन स्टूडेंट हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वही पार्टिसिपेट करें। तो बाकी जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, जो थोड़े हेजिटेंट हैं, शाई हैं, जिनमें हिचक होती है, जो कम बोलते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मतलब इसका मतलब वो सीखेंगे ही नहीं। तो ये भी बात गलत है। यहाँ पर बेस्ट होगा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, तब वो सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन अ टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप एंड आस्क्ड देम टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट दे हैड जस्ट रीड। देखिए, लेसन जब शुरू किया टीचर ने, है ना, उसके शुरुआत में ही टीचर ने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, और उनसे क्या कहा? उन ग्रुप में आपस में बच्चे जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल अभी उन्होंने जो पढ़ा, उसके बारे में इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, जो रोचक तथ्य है, उस पर डिस्कशन करें। दिस टाइप ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ फॉर एनहेंसिंग ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, है ना, उनका जो ओरल जो फ्लुएंसी है ना, वो क्या हो? बहुत अच्छा हो, उसकी जो स्किल है, वो कौशल है, वो बढ़े बोलने की, है ना। ओरल यानी कि मौखिक जो उनकी जो फ्लुएंसी है, बोलने की जो फ्लुएंसी है, वो अच्छी हो। उस कौशल को बढ़ावा देने के लिए टीचर ने ये कार्य किया है, या इस एक्टिविटी को करवाया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, लिसनिंग है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। बोलने की बात की जा रही है, उनको कहा जा रहा है टॉक यहाँ पे एक हिंट है आपको, बात करो, डिस्कस करो, चर्चा करो, परिचर्चा करो उन रोचक तथ्य को जो आपने अभी जस्ट पढ़ा। बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। और गाइडेड ओरल प्रैक्टिस तो टीचर के द्वारा दिया जाता है, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस भी टीचर के द्वारा, मतलब वो टीचर का कंट्रोल होगा यहाँ पे, गाइडेड में भी टीचर का कंट्रोल होगा। ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस में बच्चे आपस में एक दूसरे से जो उनकी इच्छा, जो जैसा वो समझ रहे हैं, बिल्कुल ऑटोनॉमस, एकदम फ्रीडम के साथ अपना खुल के अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, और इससे इनकी ओरल फ्लुएंसी जो प्रैक्टिस है वो होगी। नेक्स्ट जो लास्ट है आज का, देख लेते हैं 150, होल लैंग्वेज अप्रोच। अब देखिए, होल लैंग्वेज अप्रोच एक अप्रोच है ना, लैंग्वेज टीचिंग में। तो नेक्स्ट जो मैं सोच रही हूँ वीडियो लेके आऊँ, वो मैं अप्रोचेज और मेथड जो है लैंग्वेज टीचिंग के, उसको मैं लेकर आऊँ। तो चलिए समझ लेते हैं कि होल लैंग्वेज अप्रोच है, उसका मतलब क्या होता है। तो होल लैंग्वेज अप्रोच, अगर आपने और भी कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा है, मैंने आपको समझाया है, मीनिंग बेस्ड होता है। मीनिंग को समझते हुए, अर्थपूर्ण जो बोध होता है, उस पर फोकस किया जाता है। बच्चा जो सीख रहा है, वो उसका अर्थ जो है मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो होल लैंग्वेज अप्रोच जो होता है मीनिंग बेस्ड होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत साउंड्स के जो ब्लेंड होते हैं, मतलब जो साउंड्स वगैरह कैसे है वो भी आता है, साउंड सिंबल का जो रिलेशनशिप वो भी आ जाता है, और स्किल बेस भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये मीनिंग बेस्ड अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत ये तीनों ही आ जाता है। बेस्ट इसका आंसर है फर्स्ट नंबर, मीनिंग बेस्ड होता है। होल लैंग्वेज जो अप्रोच होता है आपका, वो मीनिंग पे फोकस करते हैं, जिसके अंतर्गत ये सब कुछ आता है, उसके प्रॉपर साउंड, उसके जो साउंड और सिंबल का जो रिलेशन है ना,
और जो स्किल बेस मतलब कैसे वो सीख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब राइटिंग के जो कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, ये सब कुछ सीखेंगे, वो मीनिंग बेस के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका 150 तक ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी स्टार्ट हो गया है हमारा। ये जो पेडागॉजी है पेपर 1 का, ठीक है, लैंग्वेज 2 का पेडागॉजिकल क्वेश्चंस आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं 150 तक। नेक्स्ट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेथड और जो अप्रोचेस हैं टीचिंग की उसकी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि अभी हमने देखा काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये होल लैंग्वेज अप्रोच है ना, और अप्रोच में ये आपका मेथड में आपका स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये जब तक आप जानेंगे नहीं टॉपिक को डिटेल में तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अभी तो मैंने आपको बता दिया, ओरल ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है, रोट किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है, तो ये तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है। लेकिन अगर आप डिटेल में जानेंगे कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच या होल लैंग्वेज अप्रोच वगैरह क्या होता है, तो आपकी जो अप्रोच होगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की वो ज़्यादा आसान होगी, है ना। तो इस तरह से अभी ये 150 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया पेपर 2 का, लैंग्वेज 1 का। और यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पर जो मैंने जितने भी रिसोर्सफुल वीडियो आपके लिए डाला है उसको आप देखकर अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।